ये थोड़ी देर में देख लेंगे ना कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। से शुरू हो गया, आप कर लो। प्रिय बच्चों, तो आज हम इस फाइनल क्लास के जो इन्वायरमेंटल साइंस का जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट, उसका हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इसका वो है इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, पर्यावरण विधान कानून। वायु, भूमि, जल, जल प्रदूषण, मृदा अपक्षीण, औद्योगिकरण, शहरीकरण, प्राकृतिक संसाधनों की अपक्षय कमी इत्यादि, इन सभी को एक समान रूप से इंडिया में लागू करने के लिए कानून की जरूरत पड़ी। और ये सारे के सारे जो पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक हैं, इन पर जितने भी कानून लागू होते हैं उनको हम पर्यावरणीय विधान, पर्यावरणीय कानून के अंतर्गत लेते हैं। पर्यावरण कानून, लॉ। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ डिमांड बढ़ी, संसाधन सीमित थे, यानी कि संसाधनों में कमी आई। जैसे ही संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया गया, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो वन हो, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति उल्टा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण हमें पर्यावरण कानून बनाने पड़े। कानून विधान की आवश्यकता। देखो, किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए दो मुख्य धाराएं होती हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो जो समझाने से माने, जो समझने से मान जाए, जिसको हम किसी भी तरीके से समझा सकते हैं, वार्तालाप से समझा सकते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा घरों में उनकी जो प्रचारित करने का जो तरीका है, समाचार पत्रों से भी उस द्वारा जनसंख्या तक पहुँचाएँ और मानव उनको समझे और समझ के ये मान ले कि ये हमारे लिए सही है, ये बुरा है, ये देश के लिए सही है, ये बुरा है। वो जो सही कदम है उसको अपनाएं और बुरे कदम को छोड़ने लगें। पर्यावरण के बारे में भी इन चीज़ों से विभिन्न प्रश्न प्रकाशित करके समझाया जा सकता है। तो कुछ हिस्सा आबादी का इन समझाने से मान लेता है और वो पर्यावरण को नुकसान नहीं करता। लेकिन कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही संख्या में कहूँगा, जैसे अपनी समृद्धि के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए दुष्ट लोग, जंगल के माफिया ग्रुप, शिकारी आदि समझाने से नहीं मानते और वो अपने फायदे के लिए पर्यावरण को नुकसान करते रहते हैं। जैसे शिकारी शिकार करता रहेगा, चाहे वो स्पीसीज खत्म हो रही हो एनिमल की, चाहे खत्म नहीं हो रही, उनको तो उस एनिमल का शिकार चाहिए, उनकी खाल चाहिए, उनका सींग चाहिए, उनका दूसरा प्रोडक्ट है वो चाहिए, और उसको ब्लैकमेल करके अपना ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो समझाने से ना माने, उनको कानून से समझाया जा सकता है। वो एक ही तरीका है कि ऐसे कानून बनाया जाए कि वो उनका उल्लंघन करें तो उसमें दंड का प्रावधान हो। तो इसलिए हमें कानून विधान की आवश्यकता पड़ी। कानून, यह दो कानून जो है पर्यावरण का, ये दो तरीके से है। एक तो राष्ट्रीय कानून, एक अंतर्राष्ट्रीय कानून।
राष्ट्रीय कानून। ये कानून राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। आरंभिक काल में हमारे देश में इस प्रकार के कानूनों का कोई प्रावधान नहीं था और पर्यावरण का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो रहा था। पर्यावरण में चाहे जल है, भूमि है, वन है, वन्य जीव हैं, चाहे किसी भी प्रकार का पर्यावरण हो, संसाधन हो, उनका नुकसान हो रहा था। लेकिन 1972 में संयुक्त राष्ट्र की मानवीय पर्यावरण कॉन्फ्रेंस हुई स्कॉटलैंड में। 1972 में स्कॉटलैंड में संयुक्त राष्ट्र की मानवीय पर्यावरण की कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें सभी देशों को कुछ डायरेक्शंस, कुछ हिदायतें दी गई, जिसमें ये कहा गया कि पर्यावरण को रोकना, ये पहले तो ये समझाया गया कि पर्यावरण को रोकना क्यों जरूरी है। फिर ये कहा गया कि पर्यावरण को रोका कैसे जा सकता है। फिर ये बताया गया कि इसके लिए ये बातें या ये दंड, ये कानून बनाए जाएं। तो उस 1972 की कॉन्फ्रेंस के बाद भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया और भारत में भी पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न कानून दिए गए, बनाए गए। तो इन कानूनों में भारत में सभी पर्यावरण की जो लक्ष्य हैं उनको सम्मिलित किया गया और प्रत्येक नागरिक को ये अपना कर्तव्य समझाया गया। प्राकृतिक वातावरण जिनमें वन है, झील है, नदी है, वन्य जीवन है, इन प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित रखा जाए और राज्यों को भी विशेष निर्देश दिए गए। राज्यों का यह कर्तव्य बताया गया कि वह न केवल पर्यावरण का बचाव व सुधार करें, बल्कि देश के वनों व वन्य जीवन का भी संरक्षण करें। 1980 में भारत में स्वस्थ पर्यावरण के लिए पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1985 में पर्यावरण को वन मंत्रालय कहा गया। 1986 में भोपाल गैस दुर्घटना के बाद दिल्ली में भी सीएनजी का प्रयोग आवश्यक किया गया। कानून के तहत दिल्ली का पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए। तो मुख्य कानून अब तक भारत में कौन कौन से आए? नंबर 1, जल प्रदूषण के बचाव व नियंत्रण। सन 1974 में बना और संशोधन इसका हुआ 1988। सबसे पहले 1974 में जल को प्रदूषण से रोकने के लिए कानून बना। इसमें मुख्य रूप से झरनों को लिया गया, कुओं को लिया गया या भूमि अंतर्भूमि पानी को लिया गया। इसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाए गए, जिनको फैक्ट्रियों द्वारा छोड़े गए प्रदूषित पदार्थ का मापदंड का अधिकार दिया गया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वाहित मल और औद्योगिक वाहित स्त्राव के निकास के लिए
निर्देश दिए गए। बोर्ड को अनुमति कुएं, झरने, नाले का नमूना लेना व विश्लेषण करना दिया गया। यानी कि जल प्रदूषण बोर्ड गलत काम करने वालों के उपयोग के खिलाफ कार्रवाई व आम नागरिकों को प्रदूषण के खिलाफ कानूनी मामले दर्ज करने की अनुमति दी गई। यानी कि विभिन्न विभाग बनाए गए, विभिन्न विभागों को भिन्न भिन्न काम सौंपा गया। नदियों, नालों, झरनों, भूमि के अंदर जो पानी मिलता है वो, कुओं, झीलों आदि को बचाने के लिए विभिन्न बोर्डों या विभागों को काम सौंपा गया। इनका बचाव कैसे करना है, इनका नमूना कैसे लेना है, इनके नमूने लेने का अधिकार दिया गया। नमूने में कितना मापक दंड रखना है, एक मापक दंड से अगर ज़्यादा प्रदूषण मिलता है तो उपरोक्त के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जल मुख्यतः प्रदूषित जल कहाँ से आता है? एक तो उद्योगों से पानी निकलता है, दूसरा घरेलू उत्पादों के बाद जिसको सीवेज वाटर कहते हैं वहाँ से निकलता है। इन दोनों में ही औद्योगिक इकाइयों और घरेलू अपशिष्ट दोनों में से ही नमूना लेने का अधिकार दिया गया। नमूने में मापक तय किए गए और दंड का प्रावधान रखा। और एक काम बहुत जरूरी अच्छा किया इस कानून के अंतर्गत कि आम नागरिक को, आम आदमी को जल प्रदूषण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का अधिकार दिया गया। नंबर 2, सन 1977 का दर या इसका दूसरा नाम है सेस कर कानून। किसी भी कानून को यदि हम लागू करें तो उसमें कई बातों या कई मतलब काम करने की जरूरत पड़ती है। उन सभी को काम किया जाए तो हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। ऑफिस बनाए जाए, ऑफिस में अधिकारी रखे जाएं, अधिकारी विजिट करें, नमूना लें, नमूने का प्रयोगशाला में परीक्षण हो, फिर कर का मतलब प्रावधान हो, उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए, उनको जज तक लाया जाए। इन सभी चीज़ों में पैसों की जरूरत पड़ती है। ये पैसे कहाँ से आए? ये एक अल्टरनेट निकाला गवर्नमेंट ने कि जिन फैक्ट्रियों से पानी का उत्पाद निकलता है या पानी उपयोग करते हैं, उनको पानी उपयोग करने के बदले कुछ कर चुकाना होगा, उसे सेस कहते हैं। वो कर, वो पैसा इस कानून को लागू करने में उपयोग किया जाएगा। तो ये 1977 में लागू हुआ। नंबर 3, वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण पर तो कानून बन ही गया था, लेकिन 1981 में इस जल प्रदूषण के अंतर्गत वायु प्रदूषण को भी दिया गया। इस वायु प्रदूषण में जिन केंद्रीय व राजकीय बोर्डों के अधिकारियों को जल प्रदूषण सम्मिलित था, उनके अधीन वायु प्रदूषण को कर दिया गया। राज्यों में वायु प्रदूषण बोर्डों की स्थापना कर दी गई। सभी उद्योगों को राजकीय बोर्ड से वायु प्रदूषण की अनुमति लेनी पड़ेगी। आसपास के पर्यावरण की वायु की गुणवत्ता नोट की जाएगी।
उद्यान या चिमनियों से निकाले गए धुएं, जल या बाहरी साधन से प्रदूषण का विश्लेषण किया जाएगा। बोर्डों को यह अधिकार दिया गया कि उल्लंघन करने वाले उद्योगों को बंद करा दें या बिजली पानी की सप्लाई रोक दें। वायु प्रदूषण जैसे हमने जांचा, जल प्रदूषण जैसे हमने जांचा, जल प्रदूषण कहाँ से आते हैं? या तो घरों से आते हैं, सीवरेज से, या कहाँ से आता है? औद्योगिक इकाई से। अब वायु में मुख्य रूप से प्रदूषण कौन फैलाता है? धुआं। धुएं में बाकी सारे प्रदूषण कण होते हैं, चाहे कार्बन के हों, चाहे मीथेन के हो, एनीवन। तो धुआं कहाँ से आता है? एक तो वाहनों से आता है, एक चिमनियों से आता है, ईंट भट्टों से आता है, बड़े बड़े कारखानों से आता है। इन सभी को भी बोर्ड या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उनके प्रशासनों को यह अधिकार दिया गया कि वो उनकी जांच कर सकते हैं। जांच करने के बाद अगर एक मानक से उनकी प्रदूषित कण की ज़्यादा है तो उसमें दंड का प्रावधान रखा जा सकता है। दंड में फाइनेंशियली भी लगाया जा सकता है। कोई अलग अलग दंड है अलग अलग कणों के लिए, या बिजली पानी की सप्लाई भी रोकी जा सकती है, या उस कारखाने को बंद भी किया जा सकता है। तो इस तरीके की इस वायु प्रदूषण में दायरा लगाए। नंबर 4, पर्यावरण संबंधी कानून व नियम 1986। पर्यावरण संबंधी नियम व कानून 1986। केंद्र सरकार को पर्यावरण के स्तर पर बचाव, नियंत्रण व प्रदूषण को कम करने का पूर्ण अधिकार है। पानी, वायु, भूमि, मनुष्यों, अन्य जीव जंतुओं, पौधों, जीवाणुओं, प्राकृतिक संपदा पर प्रदूषण का प्रभाव न होना, वातावरण में रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त करना, पर्यावरण के संरक्षण हेतु मानव, प्राणियों, जीवों, पादपों को बचाना, मानव पर्यावरण को नुकसान करने वाले कदमों के लिए दंड का प्रावधान। मुख्य रूप से जो फैक्ट्रियां इसका पालन नहीं करती उसके खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे। यानी कि पर्यावरण संबंधी कानून में सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण को सम्मिलित किया गया, चाहे वो वन का हो, चाहे फैक्ट्री का हो, चाहे सीवरेज का हो, चाहे नदी का हो, झीलों का हो, पानी का हो, शोर का हो, भूमि कटाव का हो, वन कटाव का हो, वन्य जीवों के संरक्षण के हेतु के लिए हो, इन सभी को सम्मिलित किया गया और इन सभी प्रकार के पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए। नंबर 5, जैविक विविधता से संबंधित कानून। जैविक विविधता से संबंधित कानून। जैविक विविधता किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज, चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे वो एनिमल्स के हों। अब होता क्या है कि वन्य जीव में मान लो कोई जीव है, उसकी संख्या कम हो गई, तेंदुए की, किसी और की खाल वगैरह की जरूरत पड़ती है, या किसी दूसरे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, चीज वगैरह की, समझा दिया गया, फिर भी अपने खुद के फायदे के लिए शिकारी उनका शिकार करता है और फायदा उठाता है। अल्टीमेटली क्या होगा? वो खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त होने के बाद हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं। तो कानून बनाए गए कि जो जीव, चाहे पौधा हो चाहे प्राणी हो, जिनकी संख्या कम है, उनके काटने पर, उनके शिकार करने पर बैन लगाया जाए, ताकि हमारी मैक्सिमम जो बायोडाइवर्सिटी है वो बची रहे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज जिंदा रहे। तो इस तरीके का कानून जैव विविधता पर बनाया गया। इसके लिए वन्य जीव बचाओ अधिनियम
कानून सन 1972 और 1982 में बनाए गए। सन 1980 का वन संरक्षण अधिनियम कानून बनाया गया। जैविक विविधता अधिनियम कानून 2000 बनाया गया। इनके मेन उद्देश्य क्या है? भारत की जैव विविधता का संरक्षण, भारत में जितने भी बायोडाइवर्सिटी है उनको संरक्षित की जाए, कोई भी प्राणी चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो विलुप्त न हो पाए। भारत में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे व जानवरों की प्रजातियां हैं, उनको संरक्षण हेतु 2002 में कानून पारित किया गया। इसमें जैव विविधता के संरक्षण हेतु परंपरागत तरीकों का उपयोग व उनके उद्देश्यों को संरक्षण दिया गया। और ऐसा कानून बनाया गया जिससे मतलब जो विलुप्त होने वाले प्राणी हैं, चाहे जंतु हैं चाहे पौधा है, वो उनका एक अलग सूची बना ली जाए और उस सूची के मुताबिक उस सूची में जो जो आते हैं उनके मारने पर काटने पर बैन लगा दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। देखो, वर्ल्ड के अंदर जितने भी देश हैं लगभग स्वतंत्र हैं। उनको ये भी आज़ादी है कि वो अपने देश का कानून बनाए, चाहे वो कानून किसी प्रकार का हो, पर्यावरण का भी हो सकता है, उसमें भी वो इंडिपेंडेंट है। तो मोटे तौर पर मतलब आम तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय आयोग को कानून बनाने का अधिकार लगभग नहीं होता। वो क्या करते हैं, देशों के जो आयोग हैं, राष्ट्रीय जो आयोग हैं, उन्हीं से कानून लेते हैं और उनको असेंबल करके फाइनलाइज कर देते हैं। लेकिन कुछ एक बातों पर, जैसे मान लो कोई पर्यावरण घटक है, वो 2 देशों को प्रभावित कर रहा है, तो उन 2 देशों का कानून बन गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 4 देशों को कोई प्रभावित कर रहा है तो 4 देशों का कानून बन गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस तरीके के कुछ कानून बने। इनमें मुख्य रूप से है नंबर 1 आर्द्र भूमि समझौता। आर्द्र भूमि समझौता, जिसको हम रामसर समझौता कहते हैं। वेटलैंड कंजर्वेशन और रामसर कंजर्वेशन, वेटलैंड कंजर्वेशन और रामसर अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, 1973 में बनाई। इसका मुख्यालय रामसर ब्यूरो ग्लान स्विट्जरलैंड में है। राम मुख्यालय रामसर ब्यूरो ग्लान आर्द्र भूमि या मैंग्रोव या वाटरफॉल को विशेष सलाह मशवरे से प्रयोग किया जाए। अब देखो, देशों की सीमाएं हम तो बांध लेते हैं लेकिन नेचर तो नहीं बांधती। अगर दोनों देशों के बीच में आर्द्र भूमि है, मैंग्रोव है, दलदली भूमि है, जैसे हमारे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में भी मिल सकती है, कहीं किसी भी 2 देशों या 2 से ज़्यादा देश भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 7। अब एक देश तो उसका समाधान करे
दूसरा देश उसकी तरफ ध्यान ही ना दे, तो पहले वाले देश का जो समाधान किया गया है, ध्यान दिया गया है, वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए जो आर्द्र भूमि जितने देशों को प्रभावित कर रही है, वो सभी आपस में मिल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की मोहर लगा करके एक कानून बना लेते हैं, और वो सभी बाध्य हो जाते हैं कि इस पर ये रोकथाम की जाएगी, तभी संभव। नंबर 2, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम के तहत प्रोटोकॉल बना। कब बनाइए? 1977। 1985 में ओजोन संरक्षण के लिए बहस पर समझौता हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य 1985 का जो समझौता है, इसमें ओजोन संरक्षण। ओजोन क्या होती है? हमारे वायुमंडल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग ओजोन लेयर की, वो हमें सूर्य या वायुमंडल से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है। वो अब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, और नीचे धरती के पर्यावरण या वायुमंडल में नहीं आने देती, जिससे हमारा बचाव होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा कुछ एक उद्देश्य ऐसे हो गए आजकल, जो जीवन लालसा के लिए हो गई, जीवन में आरामदायक के लिए हो गई। आराम तो मिलता है, लेकिन उनसे हानिकारक किरणें, हानिकारक गैसें निकलती हैं। जैसे फ्रिज का है उपयोग, या एसी का उपयोग है, एयर कंडीशन का, इनसे जो चीज़ें निकलती हैं वो वायुमंडल में जाती हैं और ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। अल्टीमेटली ओजोन परत पतली होती गई, पतली हो गई तो ऊपर वाली जो हानिकारक किरणें हैं उसको क्रॉस करने लगी और धरती पर आने लगी। धरती पर आने लगी तो हमें नुकसान पहुंचाने लगी, हमें बीमार करने लगी, मेन रूप से कैंसर। तो इन चीज़ों को बचाओ एक देश तो कर नहीं सकता। एक देश ने कर ली, बाकी देशों ने नहीं की, तो फायदा ही नहीं हुआ। इसके लिए इनका सम्मेलन हुआ, बार बार हुआ, 1985 में मेन रूप से हुआ, और सभी देशों को कुछ निर्देश दिए गए कि आप अपने देशों में इन चीज़ों की प्रयोग पर रोक लगाओगे जिससे ओजोन का नुकसान हो रहा हो, ताकि हमारा पूरा ग्लोबल जो है, पूरी धरती है जो है, वो ओजोन लेयर से ढकी रहे, सुरक्षित रहे। इसके लिए अब तक 5 बार संशोधन हो चुका है। लंदन 1990, कोपेनहेगन 1992, वियना 1995, मॉन्ट्रियल 1997 और बीजिंग 1999। तो इन चीज़ों से क्या हुआ? मानव निर्मित उन पदार्थों के प्रयोग में कमी लाना है जिनसे ओजोन परत की हानि होती है। नंबर 3, जलवायु अधिवेशन। क्लाइमेट कन्वेंशन। हमारे देशों का जो क्लाइमेट है वो दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। मेन रूप से गर्मी बढ़ रही है। हम ऐसी चीज़ों का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से दुनिया भर की बीमारी होती है। टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या है? बिजली, ऊष्मा, यातायात, जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, गैस के जलाने के माध्यम निष्कासित गैसें जैसे CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, जलवाष्प, इन सभी का उपयोग, इन सभी का मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल रही है, जिससे जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और ग्लोबल टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो क्या नुकसान हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं।
नंबर एक तो मेन रूप से ये है कि जो हमारे अर्थ के पोल हैं वहाँ पर दुनिया भर की बर्फ़ पड़ी है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इतनी बर्फ़ पिघल जाती है कि पूरा का पूरा पानी काफ़ी मात्रा में पानी हमारे समुद्रों में आ जाएगा। बर्फ़ काफ़ी मात्रा में है, कोई थोड़ी नाम बर्फ़ नाम से यूँ लग रहा है जैसे थोड़ी सी हो, लेकिन वो पूरी की पूरी अर्थ ढकी हुई है, पोल ढके हुए हैं। इससे क्या होगा, समुद्र का पानी ऊपर उठ जाएगा। हमारे किनारे जो हैं समुद्रीय तटीय किनारे जो हैं जैसे बॉम्बे वगैरह है, गोवा वगैरह है, वो समुद्र के अंदर चले गए। दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ने से हमारे अर्थ का जो धरातल है वहाँ भी टेम्परेचर बढ़ेगा, हमें गर्मी ज़्यादा लगेगी, हमें स्किन के डिजीज, कैंसर वगैरह ज़्यादा होंगे। तो इन सभी चीज़ों को बचने के लिए सभी देशों को इकट्ठा होना पड़ा, सभी देशों को इकट्ठे रूप से कानून बनाना पड़ा। नंबर 4, जैविक विविधता अधिवेशन। देखो, बायोडाइवर्सिटी का लाभ हमने नेशनल लेवल पर तो कर लिया, राष्ट्रीय लेवल पर इसकी क्या उपयोगिता है, कैसे है, क्या करना है, इसको हम इंटरनेशनल लेवल पर भी लागू करना पड़ता है। ताकि राष्ट्रीय में तो ये पड़ा था राष्ट्र की बायोडाइवर्सिटी बची रहे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में ये पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिक से अधिक बायोडाइवर्सिटी बची रहे। तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून। देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। बार समय समय पर कानून बनते रहे, पर्यावरण को नुकसान होने से बचाने के लिए भी कुछ ना कुछ हम सोचते रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया 1986 में कि एक वाइड स्तर पर, काफ़ी वाइड स्तर पर एक कानून बनाया गया पर्यावरण प्रोटेक्शन को, और उसको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट 1986 कहा गया। इसे पारित करने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस 1972 द्वारा ह्यूमन एनवायरमेंटल की दिशा में जो प्रयास किए गए थे उनको लागू किया गया। देखो, स्कॉटलैंड में सबसे पहले 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पूरे विश्व स्तर पर यह सोचा गया कि पर्यावरण को कैसा बचाया जाए। भारत ने भी इसको माना और विभिन्न कानून बनाए। इसको आधार मानकर भारत ने 23 मई 1986 को एक अधिनियम पारित किया, जो कि 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। इसका नाम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 दिया गया। इसे अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं, अम्ब्रेला 36 अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अम्ब्रेला का रूप धारण करती है। जो सेंटर में जो डंडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम करती है, और अम्ब्रेला जो छतरी फैली हुई है वो विभिन्न राज्यों को ढक रही है, विभिन्न राज्यों को अपने साथ ले रही है और कानून पूरे देश में लागू कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को विभिन्न राज्यों में तथा सेंट्रल अथॉरिटी में कोऑर्डिनेट प्रोवाइड कराया गया, लाइक वाटर। इसके निम्न 5 एक्ट हैं 1986 के 5 हैं। नंबर 1 क्लियर एयर एक्ट, नंबर 2 एंडेंजर्ड
स्पीशीज एक्ट। नंबर 3 द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नंबर 4 क्लीन वाटर एक्ट। और नंबर 5 फैक्ट्रीज एक्ट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका मुख्य गोल ह्यूमन व इन्वायरमेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। यह केमिकल और अदर पोल्यूटेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। इसमें 26 सेक्शन व 4 चैप्टर हैं। इस अधिनियम की जो शक्तियां हैं वो वाइड हैं। वाइड क्यों हैं कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण कोई एक घटक का नाम तो है नहीं, पर्यावरण में तो काफ़ी संख्या में घटक है, वन, भूमि, जल, झील, पानी और इसके सब घटक भी आ गए, वायुमंडल, ओजोन, अल्ट्रावायलेट, ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया भर के हैं। इन सभी को कंट्रोल करना अलग अलग तरीके से होता है। अब सभी को अलग अलग तरीके से कंट्रोल करें तो अलग अलग तरीके से हमें सावधानियां बरतनी होंगी। उन सावधानियों को बरतने के लिए अलग अलग तरीके की कोशिशें और कानून बनाए जाएंगे, अलग अलग दंड के प्रावधान बनाए जाएंगे। तो इसकी जो शक्तियाँ हैं वो वाइड हैं। कुछ एक मैं बता देता हूँ आपको। नंबर 5 केंद्रीय सरकार को ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति होगी जो पर्यावरण के संरक्षण और उसके क्वालिटी में सुधार करने और पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए आवश्यक हो। मेन अम्ब्रेला, मेन कंट्रोल रूम कौन है? केंद्रीय सरकार। और उसकी शाखाएं कौन है? राज्य सरकार। निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं। राज्य सरकार अधिकारियों, अन्य प्राधिकरण पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम, पर्यावरण के विभिन्न आगामों से संबंधित में उनकी क्वालिटी व मानक अधिकारी, पर्यावरण प्रदूषणों के उत्सर्जन या निस्सारण से मानक अधिकारी करना, ऐसी दुर्घटनाओं के निवारण के लिए प्रक्रिया और लक्ष्योपाय अधिकारी करना जिनमें पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है, परिसंगठनीय पदार्थों को हटा लेने में उनकी प्रक्रिया और लक्ष्योपाय तथाकथित करना, ऐसी विनिमय प्रक्रियाओं, सामग्री और पदार्थों की परीक्षा करना जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं के संबंध में अन्वेषण और अनुसंधान करना और प्रयोगी करना, किसी परिसर, संयंत्र, उपकरण, मशीनरी, विनिर्माण या अन्य प्रक्रिया सामग्री या पदार्थों का निरीक्षण करना तथा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए कार्रवाई करना, पर्यावरण प्रयोगशाला और संस्थाओं की स्थापना करना व मान्यता देना, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित विषयों की जानकारी करना व उसका प्रसार करना, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण व उपशमन से संबंधित निर्देशाएं, संहिताएं, प्रदर्शित अन्य विषय जो केंद्रीय सरकार की आवश्यक है। मुख्य रूप से क्या होता है? कंट्रोलिंग यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट, शाखाएं राज्य गवर्नमेंट है, फिर उप शाखाएं भी हो सकती हैं, जिले भी हो सकते हैं, तहसील लेवल पर भी हो सकता है, प्रशासन की दृष्टि से। अब हर एक एरिया की अलग अलग प्रदूषण समस्याएं हैं। कहीं पर तो कारखाने ज़्यादा है, चिमनियाँ ज़्यादा हैं, कहीं शहरों कंजस्टेड है तो वहाँ मोटर गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, कहीं पर जल बह रहा है तो नदी कटाव वगैरह ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर जल नहीं है तो भूमि उठ रही है, भूमि का कटाव हो रहा है, कहीं वन ज़्यादा है तो वहाँ वनों का हो रहा है, और कुछ नॉर्मल जहाँ झील है वह झीलों का हो रहा है, यानी कि नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, यानी कि इन्वायरमेंटल पर जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस, ओजोन लेयर दुनिया भर का हो रहा है। इन सभी को कंट्रोल करना, इन सभी को सबसे पहले पहचानने, उद्देश्य नियंत्रित करने के तरीके, उन तरीकों को समझाना, उन तरीकों को लॉ के द्वारा लागू करना, उस लॉ में विभिन्न दंड प्रयोजित करना। ये दंड एक सिंगल आदमी के लिए भी हो सकता है, कंट्री
को भी हो सकता है। इन सभी चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आए, अधिकारी कहाँ से रखे जाएं, ऑफिस कहाँ बनाया जाए, दूसरी आवश्यक चीज़ें हैं वो कैसे बनाए जाएं, इन सारी चीज़ों पर वाइड रूप से एक संरक्षण अधिनियम हुआ जिसको 1986 का नाम दिया गया। ये आपका टॉपिक वाइड है और मतलब ये टॉपिक यही खत्म हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।